हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि फिनलैंड कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेमनाड लेक को लेकर के। तो वेमनाड लेक जो है वो हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में जो केरला स्टेट है वहां पर लोकेटेड है और ये केरला स्टेट की लार्जेस्ट लेक है वेमनाड लेक। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो ये इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। ये जो वेमनाड लेक है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको वेमनाड कोल के नाम से भी जाना जाता है, वेमनाड कयाल के नाम से भी जाना जाता है, पुन्नामाडा लेक के नाम से भी और कोची लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो वेमनाड लेक है वो अरेबियन सी से एक स्मॉल बैरियर आइलैंड के थ्रू जो है वो सेपरेटेड है। वेमनाड लेक को 2002 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया था और इस वेमनाड लेक के ईस्टर्न पार्ट पर एक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है जिसका नेम है कुमारा कोम। इस बर्ड सेंचुरी का नेम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अभी प्रेजेंट टाइम में वेमनाड लेक जो है वो न्यूज में इसलिए बनी हुई थी कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने केरला गवर्नमेंट के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है कि आपने वेमनाड लेक की जो प्रोटेक्शन है वो अच्छे से नहीं किया है। इस वेमनाड लेक में एवरी ईयर जो अगस्त मंथ आता है हमारा कैलेंडर का, उस अगस्त मंथ में यहाँ पर एक बोट रेस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है और इस बोट रेस में जो बोट यूज की जाती है वो स्नेक शेप की होती है। और इस बोट रेस का नेम जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। और इस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को जो है वो हम वल्लम कली के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं वेमनाड लेक को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज द हिंदू के फ्रंट पेज पर केरला स्टेट को लेकर के ही है। केरला स्टेट में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन देखने को मिली है पट्टानम एरिया में। अभी इस साइट का ओनली 1% एरिया ही डिगिंग किया गया है, या एक्सकवेशन जो प्रोसीजर है वो ओनली 1% एरिया ही कंप्लीट हुआ है। अभी तो देखो कंप्लीट जो सिविलाइजेशन है, कंप्लीट जो साइट है उसको जब एक्सकवेशन किया जाएगा, रिसर्चर्स उसकी स्टडी करेंगे, तब जाकर के और भी पॉइंट्स सामने आएंगे। कुछ बेसिक बातें हम इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पट्टानम जो सिविलाइजेशन जो है या जो साइट है वहां पर कुछ बातें हमें देखने को मिली, जैसे कि वहां पर कोई आइडोल जो है उसके अभी ट्रेसेस नहीं मिले हैं, ना ही कोई आर्म्स वहां पर देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर बात करें तो ना कास्ट या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रीड जो है इसका किसी भी तरीके का प्रोसीजर जो है वो नहीं देखने को मिला है। और यहाँ के जो लोग थे वो डायरेक्टली नेचर जो है उसके साथ में बहुत ही क्लोज कनेक्टेड थे। ओके, तो यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है इस साइट पर कि देखो जो सोसाइटी थी उसमें कितनी इक्वलिटी होगी, मतलब कोई ना आर्म्स, मतलब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, ना आइडोल्स, मतलब सब जो है वो सेम थे। हो सकता है नेचर, ट्रीज, इन सब की जो है वर्शिप उस टाइम की जाती हो। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोसाइटी में कितनी इक्वलिटी थी। और प्रेजेंट टाइम में आप देखो कि रिलीजन के नाम पे जो है वो कितना, कास्ट के नाम पे जो है वो कितना डिस्क्रिमिनेशन आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है। तो हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हो कि हमारी सोसाइटी जो है वो कितने ग्रोथ, कितने डेवलपमेंट पर उसी टाइम थी और उससे हमें कुछ लर्निंग्स जो है वो लेनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके अलावा ये जो साइट है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत दूर तक फैली हुई है और जो मेन ये जो सिटी थी वो एक अर्बन सेंटर था। 5th सेंचुरी BC टिल द 5th सेंचुरी AD तक ये जो सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। और इसका जो पीक फेज था इस सिविलाइजेशन का, इस साइट का, वो 100 BC टू AD 300 तक देखने को मिला। अब ये जो साइट है ना, देखो जो केरला का जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब जो ओशन से रिलेटेड है, तो मुजिरिस यहाँ पर एक हार्बर देखने को मिलता है जो पट्टानम का ही पार्ट है। और इसके बारे में तो देखो पता है कि एक हार्बर था जिसके थ्रू कनेक्टिविटी थी और कहाँ तक, ग्रीसो रोमन क्लासिकल एज में इसके बारे में देखने को मिलता है, इस मुजिरिस पोर्ट के बारे में, कि यहाँ से मतलब वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो हिस्ट्री है, उसमें भी इसके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। ओके,
अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं पट्टानम में। तो टेक्नोलॉजिकल, मेटलर्जिकल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक एडवांसेज ऑफ दिस फेज बियर विटनेस टू रिगरस कल्चरल एंड कमर्शियल एक्सचेंजेज। द पट्टानम एक्सकेवेशन हैव अनअर्थेड ओवर 45 लाख श्रेड्स, मतलब सिरेमिक फ्रेगमेंट्स। और ये जो 45 लाख श्रेड्स जो देखने को मिले हैं, इसमें से 1.4 लाख जो हैं वो लिटरल रीजन ऑफ द मेडिटेरियन एंड रिवर नाइल एंड रेड सी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी, मतलब वहाँ से कनेक्टिविटी इनकी शो होती है। ये जो भी सिरेमिक्स फ्रेगमेंट्स देखने को मिले हैं, इससे पता चलता है कि वहाँ तक इस पट्टानम सोसाइटी का, इस सिविलाइजेशन की जो है वहाँ तक कनेक्टिविटी थी। अब देखो और ज़्यादा एक्सकेवेशन होगा तो और सारी बातें जो हैं वो हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साउथ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने 17 सितंबर को 2021 में डिक्लेयर किया सोशल जस्टिस डे के रूप में। और अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि जो वाइकोम जो सत्याग्रह हुआ था 1924 में, 30 मार्च 1924 से वो स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1925 में वो कंप्लीट हुआ था। अब ये जो वाइकोम सत्याग्रह था, इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है, मतलब वहाँ के जो लीडर्स जो हैं, उन्होंने जब इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया, बेसिक रीजन क्या था कि जो एक तरीके से जो लोअर कास्ट जो थी, जो सोसाइटी में जो अनटचेबल्स इनको मानते थे, उनको टेम्पल में एंटर नहीं किया करने नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ में टेम्पल के अराउंड जो भी रोड है वो भी उनको यूज नहीं करने दी जाती थी। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। जो लीडर्स थे उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर इस टाइम तमिलनाडु एरिया से बिलोंग करते थे मिस्टर पेरियार EM रामास्वामी। तो उनको डायरेक्शन दी गई कि आप जाकर के सत्याग्रह को जो है लीड करो, और उन्होंने काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसीलिए जो है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि ये जो ईयर है वो वाइकोम सत्याग्रह का सेंटेनरी ईयर है। तो हम वाइकोम सत्याग्रह को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और 17 सितंबर को जो है जो भी पर्सन जो प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में अपग्रेडेशन या अनटचेबल जो भी लोग हैं उन सब के अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए जो पर्सन काम कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, अवार्ड दिया जाएगा। और एक तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से तमिलनाडु रीजन से बिलोंग करने वाला कोई पर्सन जो है उन्होंने अदर स्टेट में जो इश्यू चल रहा था उसको सॉल्व करने में कैसे अपनी लीडरशिप जो है वो क्वालिटीज को यूज करने दिया। तो यहाँ पर तमिलनाडु और केरला, ओके, तो केरला में इस इशू हुआ था, ये जो भी वाइकोम जो सत्याग्रह ना केरला में, वहां पर उस टाइम जो है वो त्रावणकोर रीजन था। त्रावणकोर मतलब वो था एक तरीके से आप ये मान सकते हो स्टेट था त्रावणकोर, और उसके अंडर जो है ये वाइकोम सत्याग्रह देखने को मिला था। तो केरला में इशू हुआ और तमिलनाडु ने इसमें अपना रोल प्ले किया। तो अभी दोनों मिलकर के जो है इसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इसको जो भी इशू है उन सबको यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर, और देखो वैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहती है कि हमारी सोसाइटी के वो पार्ट या हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के वो पार्ट जिनके बारे में हमारी सोसाइटी को नहीं पता है, उसकी हिस्ट्री जो है वो सामने आनी चाहिए। ओके, और लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के। देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 1973। इंपोर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट टाइगर क्योंकि 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो देखो यूपीएससी जो है ना 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 125 ईयर्स, 75 ईयर, 25, 150, इस तरीके की एनिवर्सरी जब आती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे वाइकोम सत्याग्रह की 100 सेंटेनरी ईयर है, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50 ईयर, तो किसी भी तरीके से आपको पूछ लेंगे क्वेश्चन। तो बेसिक बातें जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। कारण क्या था, कारण ये था कि 19वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में टाइगर की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी। फिर भाई स्टार्ट हुआ, जो ह्यूमन है उन्होंने एंटर कर दिया इनके एरिया में, हैबिटाट में, एनक्रोचिंग, पोचिंग, सारे काम स्टार्ट हो गए, पॉपुलेशन होने लग गई डिक्रीज।
काम किया गया, फोकस किया गया कि भाई इनकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया होने के बाद में भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये तो काफी प्रॉब्लमेटिक इशू है। और उसी इशू को सॉल्व करने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, जिसमें फोकस किया गया कि इनके लिए अलग से कुछ एरिया डेवलप किए जाए, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ नेशनल पार्क्स जो है उनको टाइगर रिजर्व का डेजिग्नेशन भी साथ में दिया जाए, और उन एरिया में जहां पर इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क जो है उसके बारे में बताया हुआ है, कर्नाटका में नेशनल पार्क है। और यहाँ पर बताया गया है कि 50 ईयर्स जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो स्टार्ट हुआ 1973 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको एक तरीके से एग्जामिन करने का काम जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है, NTCA। और स्टार्टिंग में 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था तब जो है वो 9 टाइगर रिजर्व जो है वो बनाए गए थे। तो उनके नेम हम डिस्कस करेंगे, और फिर टाइगर पॉपुलेशन की जो सेंसस कंडक्ट होती है उसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो भैया आप यहाँ पर देख लो, वो 9 टाइगर रिजर्व जो 1973 में ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर जब बनाए गए थे, इनके नेम आपको ध्यान में रख लेने हैं। तो देखो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां से स्टार्ट हुआ था। तो पहला तो मतलब एक तो यही बना दिया गया टाइगर रिजर्व, एक जो है वो कर्नाटका में है बांदीपुर, एक कहाँ हो गया उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, एक हो गया कर्नाटका में बांदीपुर। एक अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वहां पर है कान्हा, ओके। फोर्थ है आसाम में, ये सारे 1973 में बनाए गए थे ये 9 जो है, तो स्टार्टिंग के याद होने चाहिए। आज तो हमारे 50 क्रॉस कर चुके हैं टाइगर रिजर्व जो है, तो स्टार्टिंग में 9 कौन कौन से थे, स्पेसिफिक आप जिस स्टेट से रिलेट करते हो अगर वहां पर कोई आता है टाइगर रिजर्व के रूप में स्टार्टिंग वाले में, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। आसाम में जो मानस टाइगर रिजर्व है वो भी उसी टाइम एस्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पर है मेलघाट। इसके अलावा राजस्थान जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट वहां पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व। और इसके अलावा आता है झारखंड जो स्टेट है वहां पर आ जाता है पालामाऊ। एंड 9th नंबर पर आ जाएगा ओडिशा जो स्टेट है वहां पर आ जाएगा सिमलीपाल, ओके, सिमिलीपाल। तो ये 9 जो है वो आपको ध्यान में रख लेने हैं, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कर लेनी है कि स्टार्टिंग में इन 9 एरियाज जो है उनको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया और उसके थ्रू जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। तो देखो अगर हम बात करें किसके बारे में, 1973 में प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। ये भी बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ओके। बहुत बार क्वेश्चन जो है इस तरीके से रिलेट करके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो टाइगर की जो सेंसस है ना वो हर 4 साल में कंडक्ट करवाई जाती है, और 2006 से ये प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 2010, 2014, 2018 जो है ना उसमें कुछ अलग बातें हुई। 2018 में क्या हुआ, पहली बार एक मोबाइल ऐप का यूज किया गया जिसका नाम था MS ट्रिप्स। इसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था। इस टर्म को दे दिया कि ये टर्म जो है वो न्यूज़ में बनी हुई थी और किससे रिलेटेड है, तो टाइगर सेंसस से रिलेटेड थी, ओके। इसमें और भी 2-4 चीजें डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टर्म दे दी होगी इस तरीके से। तो टाइगर सेंसस को कंडक्ट करने के लिए ये मोबाइल ऐप यूज किया गया था MS ट्रिप्स, और यूपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था। तो इस तरीके की कोई भी टर्म न्यूज में रहती है तो आपको एक बेसिक बातें जो है उसको लेकर के होना चाहिए। साथ ही साथ में 2018 में ये भी फोकस किया गया कि हमारे इंडिया का जो एडजॉइनिंग एरिया है जैसे कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ये कंट्री हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और बहुत सारे जो टाइगर हैं वो इंडिया से यहाँ पर उन कंट्री में चले जाते हैं बॉर्डर एरियाज के थ्रू। बहुत सारे हमारे एरियाज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो उन सब में टाइगर की पॉपुलेशन को व्यू करने के लिए, सेंसस को कंडक्ट करवाने के लिए इन कंट्रीज ने भी अपने हेल्पिंग हैंड्स जो हैं वो हमारे साथ में मिलाए थे, ओके। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं।
और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसी पेज पर और यहाँ पर बताया गया है, देखो देखो आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर है बिसन हिल। ये जो बिसन हिल जो है इसके बारे में देखो यहाँ पर बताया है इस आर्टिकल में कि इस बिसन हिल को क्या बोला, हाँ बिसन हिल को लोकली बोला जाता है पापी हिल रेंज। अब यहाँ पर है कोंडा रेड्डी ट्राइबल। कोंडा रेड्डी ट्राइबल का क्या है कि गोदावरी रिवर को काफी पायस मानते हैं, काफी होली मानते हैं। तो इस ट्राइब के मतलब इनकी बर्थ से लेकर डेथ तक के हर प्रोसीजर, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि बर्थ हुआ तो यहाँ होली डिप करेंगे, उसके बाद में बच्चा बड़ा हुआ, शादी हुई तो यहाँ पर होली डिप करेंगे, उसके बाद में डेथ हुई तो यहाँ पर होली डिप करेंगे। तो हर रिचुअल के लिए जो है वो यहाँ पर इसमें होली डिप करना, यहाँ की सैंड सोइल जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या किया जा रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, कि भाई आप यहाँ से हट जाओ, आपको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पर जो भी ट्राइब है, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे। अब इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनको लगता है कि उनका वेडिंग प्रोसीजर जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है इन ट्राइब से रिलेटेड, और अगर उनको यहाँ से हटा दिया जाता है तो उनकी लाइफ जो है वो इससे इफेक्ट होगी, उनका कल्चर जो है वो इससे इफेक्ट होगा। और एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो भी कल्चर हेरिटेज है स्पेसिफिक ऐसी ट्राइब की जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, अगर हम बात करें तो एज ए रिप्रेजेंटेशन जो है उनका काफ़ी कम है, तो उनकी वॉइस को जो है वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलना चाहिए, और इनके जो भी इश्यू हैं, जो भी कल्चरल ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, इस इश्यू को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर का मैप हम व्यू कर लेते हैं। महाराष्ट्र स्टेट से इसका ओरिजिन होता है गोदावरी रिवर का, इसके बाद में फ्लो करती हुई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज कर देती है। अब ये गोदावरी रिवर जो है इसके बेसिन की अगर हम बात करें तो इसका जो कनेक्टेड एरिया है वो अदर स्टेट से भी है, जैसे कि कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ से भी स्मॉल स्मॉल रिवर आकर के जो है वो इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है स्टेट पेज पर, सॉरी न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भाई इंडिया और मलेशिया ने क्या फोकस किया है कि हमारे बीच में बायलेटरल ट्रेड होगा ना, उसमें हम डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया ने बोल दिया है भाई रुपीज़ का यूज़ करेंगे, हमारे बीच में ट्रेड होगा तो रुपीज़ में, पैसे में, हमारी जो करेंसी है ना उसमें ट्रेड करेंगे हम। और मलेशिया जो है ना वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया ने इस तरीके के प्रोसीजर के लिए अलग अलग कंट्रीज से डिस्कशन किया था, और इसमें 18 कंट्रीज ने जो है वो इंडिया का साथ देने की बात की थी। तो मलेशिया उन कंट्रीज में जो है वो फर्स्ट है। अगर हम आसियान ग्रुप की बात करें तो आसियान रीजन में से मलेशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द आसियान रीजन आफ्टर सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, जहां से हम 30.1 बिलियन डॉलर का एंड 26.1 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड करते हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया और मलेशिया का बायलेटरल ट्रेड जो है, और यहाँ पर इनका दोनों का हमने डिस्कस किया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया का। ओके, अब देखो क्यों इंडिया जो है वो अपनी करेंसी के ऊपर फोकस कर रहा है। इसका बेसिक रीजन अगर हम डिस्कस करें ना तो उसका एक मेन कंसेप्ट जो है वो आता है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और रशिया को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, मैक्सिमम स्विफ्ट सिस्टम को बंद कर दिया। अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से समझिए कि स्विफ्ट सिस्टम जो है वो एक मैसेजिंग प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है कि इस प्रोसीजर के तहत एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक को एक अवेयरनेस, एक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है, जिसके थ्रू कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी जो इशू है, मतलब कोई धोखाधड़ी, कोई भी जो है वो करप्शन या फिर ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन हो सके। आप इस तरीके से समझिए कि इस स्विफ्ट सिस्टम में एक कोड होता है हर बैंक का, और उस कोड के थ्रू जो है एक बैंक से, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है वो मनी का ट्रांसफर काफ़ी इजीली हो पाता है। ओके, मतलब ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में, मतलब इसके थ्रू जो है एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और एक तरीके से ट्रांसमिशन चैनल का मतलब एक मीडिएटर का रोल जो है, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में जो मनी ट्रांसफर हो रहा है उसमें ट्रांसमिशन का रोल जो है वो स्विफ्ट सिस्टम रोल प्ले करता है, ताकि एक बैंक जो है जो मनी दूसरे बैंक को देना चाह रहा है वो इजीली पहुंच सके। तो इसको कर दिया गया बैन
कि रशिया जो है वहाँ का जो स्विफ्ट कोड है उसको हम बैन करते हैं। मतलब जो भी ट्रेड रशिया से कोई भी पर्सन कुछ खरीदेगा तो वहां पर मनी ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि रशिया और चाइना और इंडिया, तब इंडिया के साथ में हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ ना, इंडिया ने बोला कि भाई हम तो वहां से क्रूड ऑयल लेकर के आएंगे क्योंकि हमें सस्ते में मिल रहा है और हमारे इंडिया की तो काफी डिपेंडेंसी है, तो हम तो लेंगे। ओके, हमारे बायलेटरल जो ट्रेड है वो थोड़ा ना हम इससे इफेक्ट करेंगे। ओके, और क्वेश्चन भी पूछा गया, आपने एक क्लिप भी देखी होगी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, कि यूरोपियन हमारे उनकी मीटिंग में उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ ना, तो उसके बाद में पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है और इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि हम जितना क्रूड ऑयल अब खरीद रहे हैं ना, उससे भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो ईयू या फिर अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूज कर रही हैं रशिया क्रूड ऑयल का। तो आप ये एलिगेशन तो बिल्कुल मत लगाइए कि इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें बहुत बार ऐसे इशू हुए हैं जिसमें इंडिया ने जब स्टेगनेंट होकर के या फिर एक ही पक्ष को ध्यान में रख करके और अपने रिलेशन मेंटेन नहीं किए, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान भी फेल हुआ है। तो इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी चेंज की है। वर्ल्ड लेवल पर इशू को फोकस करने के साथ साथ इंडिया जो है वो बायलेटरल लेवल पर भी अपने जो रिलेशन है उनको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो पॉलिसी है, उसको काफ़ी चेंज जो है किया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। और इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2047 जैसे ही 100 ईयर्स कंप्लीट हो, इंडिया डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि किसी और के डॉलर के थ्रू हम अपना ट्रेड करते रहें और इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। हम जो है वो अपना एक जो प्रोसीजर है, जैसे डॉलर जो है उसको यूज किया जाता है ट्रेड में, मतलब दो कंट्री, अलग अलग कंट्री जहां डॉलर यूज भी नहीं होती हैं वो भी ट्रेड जो है वो डॉलर में करते हैं, क्योंकि डॉलर जो करेंसी है इसका आपको एक तरीके से अगर आप इसको चेंजिंग जो पावर है वो इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और हर कंट्री में इसकी अवेलेबिलिटी रिजर्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रेड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसीलिए इंडिया फोकस कर रहा है कि भाई रुपीज़ को जो है वो हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अब जिन भी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन मेंटेन होंगे तो वहाँ पर हम रुपीज़ को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, इंडियन करेंसी को प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए और इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो भाई, जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ओके, एक वैली बेस्ड ट्रेडर बॉडी है। मतलब जो भी वहाँ पर जो भी ट्रेडर्स जो होंगे उन्होंने मिलकर के एक बॉडी बना रखी है। उन्होंने क्या बोला है कि पश्मीना शॉल जो है वो हम चाहते हैं, अभी 1000 करोड़ का मार्केट है पश्मीना शॉल का, अगर कुछ इशू जो है उनको हम सॉल्व कर लेना तो ये मार्केट 2000 करोड़ का बन सकता है। क्या है मेन प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ कैटेगरी जैसे कि चीरू गोट, तिब्बतन एंटेलोप, इनका वूल जो है उसका आप यूज नहीं कर सकते इस तरीके से क्लोथ बनाने के लिए, क्योंकि इसको बैन कर दिया गया था। बैन क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन ना, चीरू गोट और ये जो तिब्बतन एंटेलोप है, इनको इनकी वूल के लिए ना बहुत बार ऐसे देखने को मिला कि उनको मार भी दिया जाता था, जिसकी वजह से डेथ रेट जब बढ़ी तो पॉपुलेशन कम हुई। तो 2002 में इनको बंद कर दिया बंद। तो अभी क्या होता है, पश्मीना शॉल जो है उनको बनाया जाता है, यहाँ देखो ये जो पश्मीना शॉल जो होता है ना, इनको बनाने के लिए जो है वो अलग तरीके की पश्मीना जो गोट होती है उनकी वूल का यूज़ किया जाता है। और ये जो मतलब जो सेंटू शॉल जो होते हैं ना, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है चीरू गोट और तिब्बतन एंटेलोप का। अभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे फार्मर्स होंगे, बहुत सारे हर्डर्स होंगे जिन्होंने पाल रखी है चीरू गोट भी और तिब्बतन एंटेलोप भी। अब उनको लगता है कि यार इनको बैन कर दिया, अब क्या करें इनका, तो वो क्या करते हैं कि साथ ही साथ में पश्मीना गोट भी रखते हैं और उनके वूल को कर दिया आपस में मिक्स और फिर उनको बेच देते हैं। वूल को बेच दिया,
जो ट्रेडर है, जो जो मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्होंने वूल को खरीदा, ज़्यादा डिफरेंस हो नहीं पाता तो वो उसका प्रोडक्ट बना देते हैं। अभी क्या होता है कि इंडिया में दिल्ली में जो है जैसे ही पश्मीना शॉल एक्सपोर्ट होने के लिए आए, दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए आए, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग यहाँ पर बॉडीज बना रखी है, वो इस शॉल को लेते हैं, इनका जो थ्रेड है उसका चेकिंग किया जाता है, और चेकिंग करने का जो प्रोसीजर है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब काफ़ी दूर दूर तक इनको भेजा जाता है। वैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि हम हैं जो है वो दिल्ली में एक सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन ये ट्रेडर जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में आप एक सेंटर एस्टेब्लिश कर दो, ताकि यहीं पर हम उसका चेक करवा लें उस शॉल को, और अगर नहीं देखने को मिलता है तो जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट हो पाए। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रेडर बॉडी बोल रही है कि इस तरीके की जो हमारी डिमांड है ना वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि जो भी बहुत सारी फैमिलीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर, तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि 2019 में जो स्पेशल स्टेटस आपने रिमूव किया है, इसकी वजह से भी हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो इन सब के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। तो भाई तिब्बतन एंटेलोप, चीरू गोट और पश्मीना गोट, ये हो गई है न्यूज़ में। ये आपको इनकी बेसिक बातें जो हैं वो आप करोगे गूगल, जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखोगे, अपने राइट डाउन करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्यों न्यूज़ में है। एक तो है ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, और आज का जो प्रोफाइल पेज है ना वहाँ पर भी इसके बारे में दिया हुआ है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पर जो टर्टल्स हैं, वहाँ पर जो लेदरबैक जो टर्टल्स हैं उनकी काफ़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है ग्रेट निकोबार के ईस्टर्न कोस्ट वाले रीजन पर, जो बे है वहाँ पर। और अगर ये प्रोजेक्ट बनता है, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि लेदरबैक जो टर्टल्स है ना वो पॉपुलेशन इफेक्ट होगी भाई उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम एक तरीके से पोर्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, सोसाइटी सब डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। पहले आप सब डिस्ट्रॉय कर दो, फिर उसको सही करने के लिए फिर आप फोकस करते रहो। क्लाइमेट चेंज को लेकर के जैसे आप देख लो, पहले इतना एमिशन किया गया और फिर बोलते हैं कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आईपीसीसी ने अपनी सिंथेसिस रिपोर्ट में भी बोल दिया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर एक बार अर्थ का बढ़ गया ना, फिर इरिवर्सिबल है, फिर आप चाहे कुछ कर लो, फिर वो टेम्परेचर कम होगा ही नहीं। तो अभी जो कंट्रीज हैं वो हमें फोकस करना चाहिए इस चीज को लेकर के। अब यहाँ पर बोल दिया है कि इंडिया से, चेन्नई से अंडर सी केबल डाली जा रही है, कहाँ तक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ताकि वहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो इसके बारे में बोला गया है कि इस प्रोसीजर की वजह से पोर्ट ब्लेयर जो रीजन है वहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन अदर रीजन जो है वहाँ पर अभी भी काफ़ी कम जो है वो नेटवर्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर काला अजर जो डिजीज है उसके बारे में कुछ नया रिसर्च हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो करंट एनुअल एस्टिमेट ऑफ काला अजर आर अबाउट 1 लाख, with more than 95% of cases reported to WHO from India and other tropical countries। मतलब काला अजर डिजीज के जितने भी केसेज हैं उसमें 95% जो है वो इंडिया से हैं। अब देखिए, और इंडिया में भी 4 इंडियन स्टेट, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, इनके भी सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं, कुछ कुछ रीजन। तो यहाँ पर एक नया प्रोसीजर किया गया है और उसमें देखा गया है कि ये नया जो ट्रीटमेंट है इसमें एक हाई लेवल पर ड्रग्स जो है बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एफएक्यू पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो इसमें क्या किया गया है। पैसिफिक ओशन में एक स्मॉल आइलैंड करती है वानाउतू। वानाउतू ने जो है वो बोल दिया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है वो एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, और रिजोल्यूशन में जो है वो बात बोली गई है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वो 2 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, कि एक तो जो कंट्रीज हैं जो एमिशन कर रहे हैं उनके ऊपर जो है उनका फोकस होना चाहिए,
और साथ ही साथ में उन्होंने देखो यहाँ पर what are the obligation of state under international law to ensure the protection of the climate system for present and future प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो कंट्री जो है उनके लिए क्या ऑब्लिगेशन है, एंड व्हाट आर द लीगल कंसिक्वेंसेज अंडर दीज ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट वेयर दे बाय देयर एक्ट्स एंड ओमिशन हैव कोज सिग्निफिकेंट हार्म टू द क्लाइमेट सिस्टम। मतलब भाई जो आप नुकसान पहुंचा रहे हो उन सब के लिए क्या क्या एक्ट जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट जो कंट्री कर रहे हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस रेजोल्यूशन में जो है, अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने अभी अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है वैसे, लेकिन इंडिया देखना चाह रहा है कि यूएस, चाइना, ये कंट्री जो हैं क्योंकि इनकी तरफ से एमिशन ज़्यादा होता है तो इनका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना तो ये रेजोल्यूशन जो है इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ये कंट्री सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वैसे उसका रिजल्ट जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन अगर वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के वो तो इम्पोर्टेंट तो रहेगा, क्योंकि जैसे कि फिलिस्तीन इशू जो है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल एंड न्यूक्लियर थ्रेट, इन सब को लेकर के जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया तो इसको काफ़ी रेस्पेक्ट की गई थी। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के अगर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देता है आईसीजे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर फोकस कर सकता है, इनको लेकर के जो है वो नेक्स्ट जब भी कोप की मीटिंग होगी तो उसमें डिस्कस भी किया जा सकता है। और देखो भाई वैसे भी क्वेश्चन में जो कंट्री है ना ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि अगर सी लेवल इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो ये कंट्री जो है ना वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होंगे, सबसे ज़्यादा ये सबमर्ज होंगे सी में। तो इनको सबसे ज़्यादा लगता है कि जो भी ये भाई एमिशन जो हो रहा है ना इसको कंट्रोल करो, इसकी वजह से हम सब ज़्यादा इफेक्ट होंगे। ओके तो इसीलिए जो है ये प्रोसीजर, ये डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में आपको मंथली करंट अफेयर जो है वो प्रद्युमन सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो टॉपिक स्पेसिफिक, जैसे कि उन्होंने पॉलिटी को लेकर के रैपिड रिवीजन कि पॉलिटी के जो भी करंट अफेयर्स हैं लास्ट 1.5 ईयर में उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको डिटेल्ड फॉर्म में आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमारी जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसको जाकर के भी व्यू कर सकते हो। ओके थैंक यू।